मेरे प्यारे बच्चों, आरएनएम फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैक्सवेल इक्वेशंस और उनके फिजिकल सिग्निफिकेंस। हमने आपको बताया था कि इस यूनिट में हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स पढ़ेंगे और एक एक मैथमेटिकल टर्म एक एक लॉज को बताएगा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम मैक्सवेल इक्वेशंस को मैथमेटिकली लिखते हैं और वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के एक एक लॉ को बता रहा है। बेसिक लॉ को, बेसिक लॉ क्या, जैसे गॉस लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो कैसे ये सारे लॉज मैथमेटिकल टर्म्स के द्वारा एक्सप्लेन्ड होते हैं, ये आज देख ही लिया जाता है। तो पहले हम मैक्सवेल इक्वेशंस लिख लें। तो मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस। मैक्सवेल के थर्मोडायनेमिक्स के इक्वेशंस भी आते हैं। तो इनके पूरे चार का ही सेट आता है, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो चाहे थर्मोडायनेमिक्स हो। तो 4 इक्वेशन है मैक्सवेल के और चारों इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बेसिक लॉज को एक्सप्लेन करते हैं। तो अलग अलग मीडियम में भी हैं, जैसे डाइलेक्ट्रिक में, फ्री स्पेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस मीडियम। आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस मीडियम क्या होता है? ऐसा मीडियम जिसकी प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम होता है। आइसोट्रोपिक मतलब किसी भी डायरेक्शन से आप मेजरमेंट करेंगे तो सेम प्रॉपर्टी आएगी, और होमोजीनियस मतलब हर तरफ डेंसिटी सेम रहेगी मीडियम की, कि अगर इस तरफ जितनी डेंसिटी है उतनी ही डेंसिटी इधर भी है, उतनी ही डेंसिटी ऊपर है, उतनी डेंसिटी नीचे है, आगे। डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। तो आइसोट्रोपिक और होमोजेनियस मीडियम में हम लोग मैक्सवेल इक्वेशंस को सीखने जा रहे हैं। पहले लिखेंगे, फिर उनके फिजिकल सिग्निफिकेंस को भी देखेंगे। फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब कि एक एक इक्वेशन क्या बता रहा है। ओके, तो क्या बताएंगे कि दीज आर सेट ऑफ 4 इक्वेशंस, दीज आर सेट ऑफ 4 equations which explain, जो क्या एक्सप्लेन करते हैं? बेसिक लॉज ऑफ, किसके बेसिक लॉज? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बेसिक लॉज को एक्सप्लेन करते हैं। और अब हम लोग इक्वेशंस लिखते हैं, कहाँ पर? इन एन आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस मीडियम, होमोजीनियस मीडियम, मैक्सवेल इक्वेशंस आर। आइसोट्रोपिक होमोजेनियस मीडियम मीन्स जिस मीडियम की प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम हो, उसे बोलेंगे आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस मीडियम। तो क्या है, एक एक इक्वेशन लिखते हैं। पहला इक्वेशन है डाइवर्जेंस डी इक्वल टू रो। जहाँ डी क्या है ये मैं बता चुका हूँ, इट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डाइलेक्ट्रिक में जो हम यूज करते हैं। रो क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। 4 इक्वेशन होते हैं, जिसमें से 2 डाइवर्जेंस के इक्वेशन है और 2 कर्ल के। दूसरा इक्वेशन हो गया डाइवर्जेंस बी दिस इक्वल टू 0। तो 2 इक्वेशन डाइवर्जेंस के हो गए, अब 2 कर्ल के। तीसरा इक्वेशन है 2 इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, 2
मैग्नेटिक फील्ड से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, मैग्नेटिक फील्ड से, अब फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से कर्ल वाला, तो कर्ल E इक्वल टू माइनस डेल V बाई डेल टी। और अगला इक्वेशन है कर्ल B जो कि है म्यू J प्लस जे डी, जहाँ जे डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा दिया गया है। ओके, अब एक एक टर्म्स की मीनिंग हम लोग लिख लें कि एक एक टर्म्स यहाँ पर क्या हैं। एयर डी क्या है, डी इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहाँ डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और डी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन ई, डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई, या एप्सिलॉन ई प्लस एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी भी होता है, बट एप्सिलॉन के टर्म में क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन ई। अगली बात है रो, रो क्या है, इट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चाहे बोलिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और चाहे बोलिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगली बात बी क्या है, बी है मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर, बी इज मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर एंड बी इक्वल टू क्या है, इट इज म्यू एच। जैसे डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई वैसे बी होता है म्यू एच। इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ऐसे भी रन दे सकते हो, ठीक है, लेकिन आपके इक्वेशंस में वेक्टर फॉर्म ही चलेंगे। ये तो केवल मैग्नीट्यूड की बात हम कर रहे हैं, बट इक्वेशंस में वेक्टर फॉर्म ही चलेंगे। अच्छा, जे क्या है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी जानते ही हैं, करंट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। जे इक्वल टू क्या है, इट इज करंट डेंसिटी, और जे डी इक्वल टू क्या होता है, ये डेल डी बाई डेल टी होता है, इज ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ये कैसे होता है, ये मैंने एक्सप्रेशन निकलवा दिया था डिस्प्लेसमेंट करंट वाले लेक्चर में। जो करंट कंडेंसर के प्लेट्स के बीच में फ्लो करती है वही क्या है, आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट, और उस डिस्प्लेसमेंट करंट की डेंसिटी क्या है, जे डी इक्वल टू डेल डी अपॉन डेल टी। तो ये मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस हैं, इनको देखिए। और अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस, मतलब एक एक इक्वेशन कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है, क्या बताता है, लोग कहते हैं कहने का मतलब क्या है आखिर में, तो ये देखा जाता है 1 बाई 1 करके। तो अगला टॉपिक हमारा हो गया फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस। और कोई भी चीज़ हमारे जीवन में तभी तक मैटर करता है जब तक उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो। फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है तो कोई भी मीनिंग उस चीज़ की नहीं है। तो हमारी हेडिंग क्या होनी चाहिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल इक्वेशंस के फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लिया जाता है। तो 1 बाई 1 हम लोग शुरू करते हैं, है ना।
मैक्सवेल का पहला इक्वेशन लिखते हैं और देखते हैं ये क्या बताता है, फर्स्ट इक्वेशन क्या बता रहा है। तो मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन इज, क्या है मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन? इट इज डाइवर्जेंस डी इक्वल टू रो, और डी क्या है? एप्सिलॉन ई, और डाइवर्जेंस डी की जगह पे क्या हुआ? एप्सिलॉन ई, दिस इक्वल टू रो, क्योंकि डी क्या है? एप्सिलॉन ई। एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया क्योंकि ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो ये इतना डिफ्रेंशिएट होगा ना इंटीग्रेट होगा। तो डाइवर्जेंस इक्वल टू रो। अब या तो एप्सिलॉन जीरो होगा या सॉरी, इस रो को जीरो यहाँ तो है ही नहीं, सॉरी, तो ये एप्सिलॉन इधर चला गया और ये हो गया डाइवर्जेंस इक्वल टू रो अपान एप्सिलॉन। तो आप ये इक्वेशन कैसा इक्वेशन है, कुछ आप याद करिए और बताइए। ये इक्वेशन है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ के दो फॉर्म थे ना, एक थे इंटीग्रल फॉर्म और एक क्या था? डिफरेंशियल फॉर्म। सो दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये इक्वेशन क्या हुआ? गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दिस इज। तो मैक्सवेल का पहला इक्वेशन क्या बताया? गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहले इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस यही हो गया कि ये क्या बता रहा है? गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिस इज, ये क्या है? दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, किसका डिफरेंशियल फॉर्म? गॉस लॉ। कहाँ पर? इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हेंस, तो क्या? मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन एक्सप्लेन्स, क्या एक्सप्लेन करता है? गॉस लॉ। कहाँ पर? इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला इक्वेशन क्या एक्सप्लेन करता है? गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो अब सेकंड लॉ पे आते हैं। मैक्सवेल का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या? सेकंड इक्वेशन, मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन। और उसको भी लिखा जाता है, फिर देखा जाता है कि क्या बताता है। उम्मीद है इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा। इक्वेशन 2 है क्या? मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन इज, क्या है सेकंड इक्वेशन? मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन है डाइवर्जेंस B इक्वल टू 0। डाइवर्जेंस, मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस 0 है। डाइवर्जेंस 0 है मतलब मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्ज नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डाइवर्ज नहीं करती हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था कि अगर कोई चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो मैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऐसे निकलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकलती हैं, ये डाइवर्ज कर रही हैं। माइनस क्यू चार्ज है
माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस क्यू की तरफ आती हैं, और दोनों हैं डाइपोल है तो प्लस क्यू से लाइन चलती हैं और क्या होती हैं, माइनस क्यू तक पहुंचती हैं। तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं। लेकिन सिंगल प्लस क्यू चार्ज है तो लाइंस डाइवर्ज करती हैं और क्योंकि इसका प्रमाण भी हमारे पास है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस वो जीरो नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज कर सकती थीं, करती भी हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस जीरो है, तो ये क्या बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज नहीं करती। तो डाइवर्ज नहीं करती तो क्या करती हैं, कन्वर्ज करती हैं। तो कन्वर्जेंस के लिए क्या है, जैसे यहाँ पर दो पोल है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, वैसे मैग्नेटिज्म में भी दो पोल होना चाहिए। तो यहाँ प्लस की जगह पे क्या होता है, नॉर्थ पोल, माइनस की जगह पे क्या होता है, साउथ पोल। यानी मैग्नेटिज्म में सिंगल पोल नहीं पाया जाएगा। तो पहली बात तो ये इक्वेशन ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन डाइवर्ज नहीं करती हैं, डाइवर्जेंस जीरो है। और डाइवर्ज नहीं करती हैं, दो ही चीज़ है, या तो डाइवर्ज या तो कन्वर्ज। तो फिर क्या करेंगी, कन्वर्ज करेंगी। कन्वर्ज मतलब कहीं से निकलेंगे कहीं जाके कलेक्ट हो जाएंगी। तो जैसे यहाँ पर दो चार्ज थे डाइपोल में, प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस से निकली माइनस पे जाके कन्वर्ज हो गई, कलेक्ट हो गई। ऐसे यहाँ पर दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, कि नॉर्थ पोल से लाइंस निकलेंगी और साउथ पे जाके कलेक्ट हो जाएंगी। यानी ये बताता है कि मैग्नेट में सिंगल पोल नहीं पाया जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिंगल चार्ज तो पाया जाता है, मैग्नेटिज्म में सिंगल पोल नहीं पाया जाएगा। और सिंगल पोल नहीं पाया जाएगा, दो पोल पाया जाएगा, इस तरह से कि एक पोल से लाइंस ओरिजिनेट होंगी जिसको हम नॉर्थ पोल का नाम देंगे, और एक पोल पे लाइंस कलेक्ट होंगी जिसको हम साउथ पोल का नाम देंगे। तो इस तरह से मैग्नेट में डाइपोल पाया जाएगा, यानी मैग्नेट में सिंगल पोल नहीं पाया जाएगा। और जैसे ये गॉस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है डिफरेंशियल फॉर्म, वैसे और क्या बताएगा ये, गॉस लाइन मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, इट इज ऑल्सो गॉस लाइन मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो इसको लिख भी लिया जाता है, लगे हाथ। तो एज डाइवर्जेंस ऑफ बी इज जीरो, this means magnetic field lines don't diverge, but they converge. For convergence, there should be two poles. कन्वर्जेंस के लिए क्या होना चाहिए, दो पोल होने चाहिए। सच दैट, टू पोल सच दैट, किस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हों, ओरिजिनेट एट वन पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पोल पे ओरिजिनेट होंगी, नोन एज नॉर्थ पोल, and they end on other pole, known as साउथ पोल। एक पोल पे वो ओरिजिनेट करेंगी जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल,
और दूसरे पर एंड होंगी या कलेक्ट होंगी, जिसको क्या बोलेंगे, साउथ पोल। सो इसके मतलब क्या है कि मैक्सवेल्स सेकेंड इक्वेशन ये क्या बताता है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोल इन मैग्नेटिज्म। This means Maxwell's second equation explains non-existence of monopole in magnetism. It is also known as Gauss line magnetostatics. It is also known as differential form of Gauss law. Differential form of Gauss law कहाँ पर, इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। ये क्या बताता है, गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म कहाँ पर, मैग्नेटोस्टैटिक्स में। ओके, तो ये है सेकेंड इक्वेशन और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, जो कि बताता है कि मैग्नेट में सिंगल पोल नहीं पाया जाएगा। और ये और क्या है, गॉस लाइन मैग्नेटोस्टैटिक्स। अब आते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन पे। क्या है, मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन इज, मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन क्या है, अभी लिखा था। तो दो डाइवर्जेंस के इक्वेशन हो गए, अब दो कर्ल के इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन है कर्ल E इक्वल टू माइनस डेल V बाई डेल टी। दिस इज थर्ड इक्वेशन। ये क्या बताता है, ये बताता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कैसे बताता है देख लिया जाता है, इधर का रफ करके तब देखें कि कैसे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताता है। देखिए, अगर हम इधर का इंटीग्रल लेंगे, कर्ल है तो क्या लेते हैं, सरफेस इंटीग्रल। हमेशा कर्ल में क्या लेते हैं, सरफेस इंटीग्रल, ताकि हम स्टोक्स कर्ल थ्योरम अप्लाई कर सकें। और डाइवर्जेंस में क्या लेते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल, ताकि हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर सकें। तो अगर इसमें कर्ल है तो क्या लेंगे, सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल कर्ल ई डॉट डी एस इधर हो जाएगा, इधर भी तो लेना पड़ेगा, माइनस सरफेस इंटीग्रल डेल वी बाई डेल टी डॉट डी एस हो गया। अच्छा, कर्ल थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइन इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। बाय यूजिंग स्टोक्स कर्ल थ्योरम क्या होगा, कर्ल हटेगा और क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल इसमें कन्वर्ट हो गया ये। ठीक है,
कर्ल हट जाएगा और सरफेस क्या होगा, लाइन इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। अगला, चूँकि सरफेस और टाइम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं तो इसको बाहर भी लिख सकते हो, माइनस डेल बाई डेल टी डी बाई डी टी, क्योंकि बाहर हो गया कोई दिक्कत नहीं, इट इज़ बी डॉट डी एस। अच्छा, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो मैंने बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसके पहले पढ़ाया है, उस लेक्चर के पहले पढ़ाया है। इट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई माइनस, और ये क्या है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो डी फाई बाई डी टी या डेल फाई बाई डेल टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर है कि नहीं है, माइनस साइन के साथ। और क्या यही फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं है, यही तो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो थर्ड इक्वेशन क्या बताता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये क्या बताता है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही है, क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म, ये इंटीग्रल फॉर्म में हो गया, ये डिफरेंशियल फॉर्म में हो गया, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हेंस, तो उससे क्या है, मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन एक्सप्लेन्स Faraday's law of electromagnetic induction। ये क्या एक्सप्लेन करता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये और क्या बताता है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स दैट, क्या एक्सप्लेन करता है, टाइम वेरिंग डेल वी बाई डेल टी, क्या मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब है मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन इज, थर्ड हो गया, तो फोर्थ इक्वेशन पे चलते हैं कि मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन क्या है। मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन इज, क्या है फोर्थ इक्वेशन, ये भी कर्ल का ही है, कर्ल बी इक्वल टू म्यू जे प्लस जे डी, या कर्ल बी हो गया म्यू जे प्लस जे डी की जगह पे क्या लिखोगे आप, डेल डी बाई डेल टी, क्योंकि जे डी क्या है, इट इज डेल डी बाई डेल टी, और डेल डी बाई डेल टी क्या है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है।
ये क्या है आपका कंडक्शन करंट डेंसिटी, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। और डिस्प्लेसमेंट करंट किससे जनरेट होती है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी को मैक्सवेल ने क्या माना, एक करंट के बराबर है, इसे हम क्या बोले हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक में डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस के कारण भी प्रोड्यूस होता है, तो उसी के रेफरेंस में से क्या बोला गया, डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो आपने पढ़ा है एम्पियर सर्किट लॉ, और एम्पियर सर्किट लॉ को मॉडिफाई करने के लिए ही मैक्सवेल ने उसको मॉडिफाई करते समय ही डिस्प्लेसमेंट करंट की खोज की थी, और पूरा इक्वेशन फिर ये जाके बना। एम्पियर सर्किट लॉ जब आप पढ़ रहे थे तो उस समय मैंने जो डिफरेंशियल फॉर्म बताया था, वो डिफरेंशियल फॉर्म क्या था, वो डिफरेंशियल फॉर्म था कर्ल बी इक्वल टू म्यू जे, ओनली म्यू जे, दैट वाज कर्ल बी इक्वल टू म्यू जे। तो यहाँ जे के बाद, जे के बजाय क्या हुआ, जे प्लस जे डी। जब केवल म्यू जे लिखते हैं तो उसमें कंडक्शन करंट आता है, और वहाँ कंडक्शन करंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है। कंडक्शन करंट जो वायर में करंट फ्लो करती है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है। यानी आपका एम्पियर सर्किट लॉ केवल कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही वैलिड था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होती है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहाँ पर एम्पियर सर्किट लॉ फेल हो जाता था। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, सबका साथ सबका विकास, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी लागू हो और साथ ही साथ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी लागू हो। तो उसी को मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया, जिसमें ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, और ये किसके लिए है, टाइम वेरिंग। क्योंकि डी होता है एप्सिलॉन ई, एप्सिलॉन बाहर आएगा तो डेल बाई डेल टी हो जाएगा। भाई डेल डी बाई डेल टी क्या हो जाएगा, डेल डी बाई डेल टी, इट इज़ डेल बाई डेल टी ऑफ एप्सिलॉन ई। तो एप्सिलॉन तो बाहर आ गया, इट इज़ डेल ई बाई डेल टी। ठीक है, ये क्या है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज सिमिलर टू डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, और ये एम्पियर सर्किट लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म की तरह है, जिसमें उसमें केवल जे था, इसमें जे डी ऐड कर दिया गया, मतलब मॉडिफाई कर दिया गया होगा, अपडेटेड वर्जन कह सकते हैं। इट इज़ अपडेटेड वर्जन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, जो कि स्टैटिक फील्ड के लिए भी वैलिड है और साथ ही साथ टाइम वेरिंग फील्ड के लिए भी वैलिड है। कैसे वैलिड है, ये जब इसका डेरिवेशन कराएंगे फोर्थ इक्वेशन का, तो पूरा मैथमेटिकली डिराइव करके उसको देंगे। अभी बस ये जान लीजिए कि ये स्टैटिक फील्ड के लिए भी वैलिड है। स्टैटिक फील्ड मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उसके लिए भी ये लागू होता है। सो दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू differential form of ampere circuit law. Hence it is, it represents, it is known as modified form of ampere circuit law. It is valid for static field as well as for time varying electric field. ये किसके लिए वैलिड है, इट इज वैलिड फॉर स्टैटिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, as well as for time varying field.
ये स्टैटिक फील्ड के लिए भी वैलिड है और साथ ही साथ टाइम वेरिंग फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, उसके लिए भी वैलिड है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम यही इतना रखना चाहते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा रहेगा इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस। आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।